बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तज़ीम हैदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशन फॉर यू। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के MCQs। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs, एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज कि एटम आपस में रिएक्ट करते हैं कि रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। बिकॉज दे वांट टू बी स्टेबल। एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबल कैसे होगा, इसके तरीके कौन कौन से स्टेबल होने के? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन की गेन करके, लूज करके या शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इस तरह वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हासिल करता है। इस तरह वो स्टेबल हो जाता है। नंबर 2, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल व्हिच अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय। एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हासिल करेगा। देखते हैं वो एटम होता कौन सा है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट शेल है एटम का और ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। ये इसका वैलेंस शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब वो नोबल गैस की जो इसके करीब तरीन जो नोबल गैस है वो होती है नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरह हासिल करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो किसी भी एटम के साथ किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन 2 लेगा। इस तरह से उसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा और वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लेगा। तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, गेन करेगा, तो इस तरह से वो स्टेबल हो जाएगा और नोबल गैस जो उसके करीब तरीन है नियॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लेगा। नंबर 3, considering the electronic configuration of atom, which atom with given atomic number is most stable one। इसमें बुक के ऊपर 4 ऑप्शन दिए होंगे, मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर दिए होंगे और हमने उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेबल वन है। तो इसमें जो मोस्ट स्टेबल होगा वो जिसका एटॉमिक नंबर 10 होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर जिसका 10 है वो कौन सा है? नियॉन। और नियॉन एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस जो हैं वो हम जानते हैं कि वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल होता है। नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल है क्या? ऑक्टेट रूल इज अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना या पूरा करना, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब ही 8 है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो हर एटम जो है अपना ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम रिजल्ट। कि जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो कौन सा बांड बनेगा? तो उस नतीजे में जो बांड बनेगा उसको हम कहेंगे आयोनिक बांड। अब इसकी हम एग्जाम्पल समझते हैं आयोनिक बांड की। लेट्स सपोज ये सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम जो है, इसके पास सलाहियत के इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। ये इस तरह वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना खारिज करके नोबल गैस जो उसके करीब थी या नियॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लेता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह एक एलिमेंट है क्लोरीन। ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इस तरह ये भी स्टेबल हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। जब ये दोनों Na+ और Cl नेगेटिव, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो NaCl बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के साथ बॉन्ड बनता है।
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, इस तरह से इन दोनों के दरमियान बांड बना और उस बांड को कहा जाता है आयोनिक बांड। इस तरह से एक आयोनिक बांड बन जाता है। नंबर 6, which an electronic when an electronegative element combine with electropositive element the type of bonding is, कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो कौन सा बांड बनता है। तो इसमें भी जो बांड बनता है वो आयोनिक बांड ही बनता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल में बताया कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके पास सलाहियत है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। तो जब ये दोनों एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा तो इसके नतीजे में जो बांड बनेगा उसको हम बोलेंगे ये आयोनिक बांड है। नंबर 7, अ बांड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी, कि जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान जो बांड बनता है वो कौन सा होता है। तो जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान जो बांड एक्सपेक्टेड होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बांड। जब दो नॉन मेटल्स आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान बनने वाला बांड कौन सा होता है, कोवलेंट। नंबर 8, अ बॉन्ड पेयर इज इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, कि एक जो बॉन्ड पेयर होता है कोवलेंट बॉन्ड में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें आम जो भी एक बॉन्ड पेयर होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेट्स सपोज ये एक बॉन्ड है H और Cl। अब जो बॉन्ड पेयर कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर। इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो H का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। अब एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो इसका जवाब क्या होगा कि एक बॉन्ड पेयर जो होगा कोवलेंट बॉन्ड में उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, जो दोनों एटम्स में आपस में शेयर किए होंगे। ये म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट नंबर 9 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, के कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉन डायरेक्शनल होगा अपनी बॉन्डिंग के लिहाज से। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। तो बॉन्ड पेयर जो होगा इनके दरमियान वो इक्वली शेयर हुआ होता है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, नॉन डायरेक्शनल मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसमें जो एग्जैक्ट आंसर इसका सही आंसर होगा वो KBr होगा। नंबर 10, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, इसकी वजह क्या है, डेंसिटी। बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है। जो पानी की डेंसिटी है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो आइस बर्फ है उसकी डेंसिटी होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है। कोवलेंट बॉन्ड नंबर 11 पे आगे, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। पहले भी मैंने बताया कि कोवलेंट जो बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कि दोनों जो एटम होते हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयरिंग के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो वो बॉन्डिंग के लिहाज से ये 3 तरह के हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से ये 2 तरह के होते हैं, मोनोटॉमिक या पॉलीटॉमिक। मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीटॉमिक भी, डाइटॉमिक भी, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक भी होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड, सारी इसकी टाइप्स हैं। नंबर 12, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, कि जो C2H2 इसको हम बोलते हैं इथाइन, इथाइन के मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो उसको हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं C, अब 2 H हैं, एक H इसी के पास, एक इसी के पास, अब 2 C हैं। अब कार्बन की वैलेंसी हमें देखनी है, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड इसके और आ जाएंगे।
तो ये हो जाएगा ट्रिपल वाला। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? 3। ये इस तरह से हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूले से हमने मालूम कर लिया कि इसमें 3 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे। नंबर 13, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, और एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर 14, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक उसमें बुक में ना एक पेयर दिया होगा, मुख्तलिफ किस्म के पेयर्स दिए होंगे, हमने उसमें बताना कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो वो पेयर कौन सा होगा? जो उसका सही आंसर है वो होगा O2 और C2H4। ये वाला जो पेयर है इसमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। वो किस तरह से होगी? ये ऊपर हम देखते हैं कि O2 डबल बॉन्ड C2H4, इस तरह से इसमें भी डबल बॉन्ड है, उसमें भी डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो पेयर होगा इसमें सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। नंबर 15, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, के इसके भी 4 ऑप्शन होंगे, हमने इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो उसका जवाब होगा बेंजीन C6H6। बाकी जितने भी 3 कंपाउंड है जो बुक के ऊपर दिए गए हैं वो सारे पानी में हालपजीर हैं, लेकिन सिर्फ बेंजीन जो है वो पानी में हालपजीर नहीं है। इसका जो रूल है वो लाइक डिजॉल्व लाइक है, कि पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए पानी में हल नहीं होगी। नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसके भी 3 ऑप्शन होंगे बुक के अंदर, हमने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो होगा BF3। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे के BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस तरह से होता है। BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी वजह क्या है? अब इसका हम देखते हैं बोरान, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 और 2p1। ये इसके हम ड्रा करते हैं ऑर्बिटल्स, s का 1 होता है, p के 3 होते हैं, ये 2s 2px 2py और 2pz। अब इसकी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 से 1 इसमें रह गया, किसमें आ गया? एक p वाला, ये वाला। अब F3 है, इसके साथ क्या है? F3, यानी हर फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, और एक फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन देगा अपना यहाँ पे, और एक इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा BF3। इसके पास क्या कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और 5, और एक फ्लोरीन ने शेयर किया, 5 और 3 कितने हो गए? 8। और अभी भी इसके अंदर जो है वो इसका ऑक्टेट जो वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है वो अनफिल्ड है, ये इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको भी मजीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन को हासिल कर सके। तो इस लिहाज से ये जो BF3 होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। MCQ नंबर 17, विच आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका जो पेयर होगा वो कौन सा है? H2O और HCl। इस पेयर में जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्मॉल साइज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इन दोनों में हाइड्रोजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है जो एक शार्ली हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर होगा। वो किस तरह से होगा? क्योंकि इसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके पास सलाहियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको अपनी तरफ ज़्यादा तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके ऊपर लेट्स सपोज इसको हम देखते हैं कि HCl जो है,
अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, तो क्लोरीन जो है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसमें पोलैरिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये जो पेयर होगा दोनों का वो पोलर वाला होगा। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, कि एटम्स के दरमियान जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है वो कौन सी होती है? तो उसका आंसर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो शॉर्ट लिव होती है और एटम्स के दरमियान जो सबसे कमज़ोर जो फोर्स पाई जाती है वो यही होती है। तो ये थे हमारे आज के MCQs। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।